ये बात बिल्कुल शोभा जी सही कह रही हैं कि बीजेपी देखिए लगी हुई रही और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो जो दुर्दिन देखने पड़े, जिस तरह से उन्हें सताया गया, जिस तरह से उनका शोषण किया गया, वो उसके बावजूद उनका डटे रहना ये अपने आप में अद्भुत है। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रैटेजी जो है बीजेपी ने काफी पहले से बनानी शुरू कर दी थी। और अगर आप पश्चिम बंगाल में स्ट्रैटेजी देखें तो शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि वो मुकाबले को ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी न बनाए। इस चीज से बीजेपी बचना चाहती थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो 2021 में हुआ था कि बंगाली अस्मिता के नाम पर जो है फिर ये बातें ममता बनर्जी लेकर आगे बढ़ेंगी और वहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसलिए शुरुआत में जो पश्चिम बंगाल के नेता हैं उनको आगे किया गया, शुभेंदु अधिकारी को आगे किया गया। नंदीग्राम से तो वो चुनाव लड़ ही रहे थे। जब भवानीपुर से उनको चुनाव लड़ाने का फैसला हुआ तो एक संदेश गया कि ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी का ये मुकाबला है। तो पहली जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी। फिर धीरे धीरे बीजेपी में जो है अमित शाह की एंट्री होती है। अमित शाह चुनाव के मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने वहां पर अच्छा खासा वक्त गुजारा। जो सबसे बड़ा चैलेंज था बीजेपी के लिए वो ये था कि वो जनता के अंदर ये भरोसा डाल सके कि वो भयमुक्त होकर वोट कर सके। इसलिए अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी के भाषणों में ये आपको सुनने को मिलेगा कि ये भय नहीं, भरोसे का चुनाव है। तो जनता को ये भरोसा दिलाना था कि आप बूथ तक आए, वोट करें। और वो भरोसा दिलाने में जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। जब उन्होंने कहा कि जो बदमाशी करेंगे, जो अगर कुछ इस तरह की गलत हरकत करते हैं तो उनको उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। तो ये जो है एक स्ट्रैटेजी के तहत सारी चीजें जो है वो की गई। और ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखें तो जो बीजेपी के नेता हैं पर्दे के पीछे रहते हैं, उनका काम देखिए। स्मृति ईरानी को आप देखिए जो कि बिल्कुल कहीं सीन में दिख नहीं रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद सडनली उनको जो है पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। बांग्ला बोलती हैं अब स्मृति ईरानी अच्छे से, वो वहां पहुंचती हैं, रूपा गांगुली के साथ कई क्षेत्रों का दौरा करती हैं, खुद भी कई क्षेत्रों में जाती हैं। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत ग्राउंड पर जो है बीजेपी काम करते हुए दिखी, जिसका कि लाभ फिलवक्त अब तक मिलता हुआ रुझानों में दिख रहा है। ममता बनर्जी दूसरी तरफ उनको एक 3 बार की उनकी सरकार थी, तो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बनी हुई थी। बीजेपी लगातार तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, तो वो काम कर रहा था। जो बेरोजगारी है वो एक बड़ा मुद्दा जो है वो पश्चिम बंगाल में था। हालांकि युवा साथी के नाम पर 1,500 रुपए देने की कोशिश की गई थी वहां पर और 1,500 रुपए मिल भी रहे थे युवाओं को। लेकिन जो पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवी हैं उनको लगता था कि ये इसमें से काम नहीं चलेगा, उन्हें रोजगार चाहिए। तो युवाओं में एक असंतोष था और फर्स्ट टाइम वोटर्स और यूथ्स की बात कीजिए तो उनका झुकाव इस बार बीजेपी की तरफ जो है वो दिखा। तो ये चीजें जो है यहाँ पर देखिए, हालांकि ममता बनर्जी को अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा था। और इन सब के अतिरिक्त बीजेपी की स्ट्रैटेजी अगर आप देखें तो उसने इलेक्शन को पोलराइज्ड भी किया। चूंकि ममता बनर्जी की तरफ अल्पसंख्यक वोटर्स जैसे जैसे गोलबंद होते चले गए और उसकी संख्या लगातार बढ़ती गई। और ऐसा जब भी होता है उदय तो काउंटर पोलराइजेशन होता है। ये बातें हमने यूपी में भी देखी, जब 2014 से मैं बात कर रहा हूं कि जब अल्पसंख्यक समुदाय किसी एक पार्टी की तरफ गोलबंद होता है तो काउंटर पोलराइजेशन होता है और उसका लाभ बीजेपी को मिलता है। और इस चुनाव में भी अब तक मिलता हुआ दिख रहा है। 186
62 सीटों पर उसकी बढ़त बनी हुई है। 160 से 170 का जो ब्रैकेट है उसके अंदर बीजेपी दिख रही है, तो तृणमूल कांग्रेस वही 120 से 125 के ब्रैकेट में दिख रहा है। तो स्थिति ऑलमोस्ट आंकड़े स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि समय अब गुजरता जा रहा है। तो क्या ये आंकड़े फाइनलाइज होंगे, इसका इंतजार करना होगा। चलिए, और बीजेपी के लिए तो जश्न का माहौल है, क्योंकि बंगाल में एक बड़ी जीत हुई है। असम में भी बीजेपी के हाथ में सत्ता रह गई है, वहां भी लोगों ने एक बड़ा भरोसा दिखाया है। हालांकि देखिए, तमिलनाडु में वहां सरकार किसकी बनेगी कह पाना मुश्किल है, लेकिन शोभा जी, आप लोगों के लिए, पीएम मोदी के लिए ये एक पूरी बीजेपी के लिए एक जश्न की बात है कि असम में आप लोगों के हाथों में ही सत्ता रह गई। गौरव गोगोई जो खुद वहां मुकाबले में थे, वो जोरहाट से थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे, और बंगाल में तो सब कुछ दिखाई दे ही रहा है कि ये आपने कहा, भाई साहब ने भी कहा कि ये भरोसे की बात थी, भय और भरोसा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी पे जो पूरे हिंदुस्तान, इंडिया की जनता को भरोसा है कि हम जहां भी प्रधानमंत्री रहेंगे, चाहे बीजेपी सरकार रहेगी, वहां पे सुशासन और महिलाओं को सुरक्षा और जो आप युवाओं की नौकरी रोजगार, तो वो आपको लेके चलना पड़ेगा। और वो जो बंगाल में युवाओं को, जो उस समय 5 वर्ष के रहे होंगे जब दीदी पहली बार आई थी, उसके बाद लगातार वो जब बड़ा होते गए, लगातार वो देख रहे होंगे बंगाल की स्थिति, बंगाल में किस तरह मारा पीटा जाता था। भाजपा के जो झंडा ढोते थे उसको घर में घुस के घर जला दिया जाता था, घर में घुस के मारा जाता था, उनकी बेटियों के साथ गलत हरकत किया जाता था, माओ के साथ मारपीट होती थी। तो एक तरह से अराजकता की स्थिति थी, और बच्चे भी बढ़ रहे थे वो देखते हुए कि किस तरह से माहौल है। और वहां पे एक विशेष समुदाय के लोग जो कि घुसपैठिए थे, वो लगातार वहां पे घुस के, और वहां पे जितने सुविधाएं जो आम जनता को मिलना चाहिए, बंगाल की जनता का हक था, उस सुविधाओं पे भी डाका डाल रहे थे, क्योंकि गलत सर्टिफिकेट बना के, गलत ये बना के वो वहां पे बस गए थे। और अराजकता और अनुशासन की तो बात थी ही, उनका हक भी मारा जा रहा था। ये लोग देख रहे थे, और युवा तो बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं और नेट के जरिए, मोबाइल के जरिए जुड़े रहते हैं, वो तो सब देख रहे थे। तो ममता बनर्जी जी के इस बार तुष्टिकरण की राजनीति जो कर, देखिए, इस बात को अगर फालता की बात की जाए तो फालता में देखिए पर्यवेक्षकों ने दौरा किया, जो शिकायतें आई थी, हजारों लोग सड़कों पर उतर गए थे। राकेश जी, देखिए, फालता की ही बात की जाए तो चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आने के बाद वहां पूरे विधानसभा में ही चुनाव कराने का निर्णय ले लिया, जो ये बता रहा था कि वहां जिस तरह से मामला चर्चित हुआ था, जहांगीर के घर अजय पाल शर्मा गए थे, इस मामले को तूल दिया गया था, ये मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया था, अदालत ने कह दिया था कि भाई ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है। तो तमाम इस तरह की बातें हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर निष्कर्ष तो चुनाव आयोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि वहां गड़बड़ियां हुई थी। जी हाँ, उस तरह के आरोप भी लगे थे, और शनिवार को आपको याद होगा कि वहां की जनता सड़कों पर भी आई थी, और उन्होंने जो है कई तरह के आरोप लगाए थे कि उनको तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने वोट डालने नहीं दिया। तो उनके एक आरोप थे। इसके अलावा जब आप बात कीजिए तो एक बात आई थी कि जो ईवीएम है उसमें जो बीजेपी का जो बटन था उसके ऊपर टेप लगा दिया गया था कई बूथों पर, तो वहां पर बीजेपी को वोट नहीं पड़ पाए। तो ये चीजें भी देखी गई थी फालता में। और साथ ही जो है कई ऐसे केंद्र थे जहां पर सीसीटीवी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो ये 3-4 जो कारण थे कि वोटर्स को डराने धमकाने का, बीजेपी प्रत्याशी के लिए जो बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उनके नाम के ऊपर जो है वो टेप लगा दिया गया है, ये आरोप जो थे, और सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद चुनाव आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ज्यादातर बूथों पर ऐसा हुआ है, तो बेहतर होगा कि फालता में फिर से चुनाव कराया जाए। और इसीलिए फिर से फैसला लिया गया कि 21 मई को फालता में वोटिंग होगी। उसका जो परिणाम है वो 24 मई को आएगा। और यही वजह है कि जो पश्चिम बंगाल में मैजिक फिगर 148 का था 294 सीटों पर, उस फालता सीट की वजह से मैजिक फिगर एक कम हो गया 147 पर। अब यहाँ पर सरकार बनने की स्थिति में है। हालांकि अभी जो स्थिति है उसमें बीजेपी की स्थिति मजबूत दिख रही है, 172 सीटों पर बीजेपी पहुंच रही है। तो ये चीजें आपको दिखेंगी कि बीजेपी अगर इसे कंटिन्यू कर सके, क्योंकि अभी भी
आप ये नहीं कर सकते जहां पर खास करके जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, अगर वो बैलेट जो खुले हैं या नहीं, वो ईवीएम खुले हैं या नहीं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अगर वो सडनली खुलते हैं तो परिणाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन दिख सकता है, लेकिन मार्जिन अब बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप देखें तो 175 और 116, मतलब अगर आप देखें तो लगभग 57 सीटों का फासला जो है ये पहुंच गया है। और 57 सीटों का फासला, चूंकि आमने सामने की लड़ाई है, तो आप 28 सीटों का अगर अदला बदली होती है तब जाकर मुकाबला बराबर होगा। जो कुछ देर पहले 40 सीटों का फासला था, तब 20 सीट की दरकार थी टीएमसी को, वो अब बढ़कर 27-28 सीटों पर पहुंच चुका है। तो धीरे धीरे बीजेपी पश्चिम बंगाल में मजबूत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन असम में बीजेपी पहले से ही, शुरुआत से ही जो है बढ़त पर दिख रहा था। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वहां पर जो उसका एक लक्ष्य था कि 100 सीटों के आसपास रहना है, हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक बार कहा था कि वो 95 सीट देते हैं, लेकिन फिर कहा कि चलिए आप लोग कहते हैं तो 100 दे देते हैं। तो 95 से 100 का उनका लक्ष्य है, उसी के बीच बीजेपी दिख रही है। और मैम से जानना चाहेंगे कि क्या असम में ऐसा क्या है कि बीजेपी लगातार तीसरे टर्म के लिए हैट्रिक लगाने की ओर आगे बढ़ रही है, और बीजेपी ने ऐसा क्या किया जो कि कांग्रेस नहीं कर पा रही है? देखिए, कांग्रेस की सरकार तो लगातार इतने सालों वर्षों तक रहा, लेकिन उसके बाद भी लोगों को विश्वास में नहीं ले पाई, क्योंकि जहां भी रही कांग्रेस वहां लोगों के बीच में ना तो काम कर पाई और ना कुछ विश्वास जीत पाई। तो असम की जनता को बीजेपी की सरकार वहां थी और उन्होंने देखा कि वहां विकास का कार्य किस तरह से किया जा रहा, वहां पे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर एक और चीज है, अब सबसे बड़ी चीज है जो कि महिला आरक्षण बिल अधिनियम का जो विरोध, महिला वंदन अधिनियम का इन्होंने जो किया, इसका भी जनता ने भरपूर जवाब दिया इस वोट के जरिए। हम आधी आबादी हैं और आधी आबादी को आपने जिस तरह से मतलब उनके भागीदारी में, उनके हक के लिए आप लोगों ने नहीं होने देना चाह रही, ये मैसेज हर महिलाओं के तक पहुंचा है। और महिलाएं, आप देखेंगे कि वोटिंग लाइन में कौन लगती है, ज्यादातर महिलाएं लगती हैं। सुबह काम करके वो घरों से निकलती हैं, वोट देना है, एक उत्सव के रूप में वोट देती हैं। और वो महिलाओं को दिल दिमाग में बैठ गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों को हक देना चाहते हैं, हम लोग को हर जगह रिजर्व सीट देना चाहते हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस सरकार है और जो विपक्ष इंडी गठबंधन है, ये लगातार हम लोग का विरोध करके इसको हम लोग को नहीं देना चाहती। ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि आप असम में विश्वास के साथ जो हम लोग बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और पिछले बार भी उन्होंने बनाया था और इस बार भी अच्छा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कहे भी थे 100 में। तो मुझे लगता है कि ये विश्वास और महिलाओं का अगाध प्रेम, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ऐसा रिश्ता है कि मैं बिहार चुनाव में भी थी, तो वो हर महिला का जो एक बेटा और एक पति से रिश्ता होता है, उसके अलावा वो मोदी जी को याद करती हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रधानमंत्री मोदी से एक संबंध महिलाओं ने बना रखा है कि हमारा बेटा एक और है, मोदी जी है। तो ये संबंध और ये विश्वास पूरे हिंदुस्तान, इंडिया की जनता ने, ये जो जहां भी चुनाव हो रहा है वो हर जगह आप देखेंगे महिलाओं का झुकाव माननीय प्रधानमंत्री की तरफ। लेकिन बिल्कुल और एक सवाल उदय जी कि महिलाओं ने जो है वो 3 जगह, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की भी बात सुनिए, और जो आपने कहा तमिलनाडु और केरल की महिलाएं क्यों नहीं सुन पाएंगी? देखिए, इसमें आपने कहा तो केरल और तमिलनाडु की बात, तो वहां पे आपने देखा होगा कि केरल में एक विशेष समुदाय के अधिकांश लोग हैं और एक तरह से तुष्टिकरण की जो राजनीति होती है वो बहुत ज्यादा वहां पे है, और धीरे धीरे वो भी वहां भी प्रतिशत देखेंगे तो हमारा बढ़ रहा है, और धीरे धीरे वहां की भी जनता सुने पे। बंगाल में आपने देखा होगा कि हमने कहा कि 16 में 3 सीट पे थे और उसके बाद 21 में हम लोग 77 पे पहुंचे और आज स्थिति देख रहे हैं। उसी तरह केरल में और तमिलनाडु में भी हम लोग आएंगे और वहां पे एक नई पार्टी का उदय है, आप देख रहे हैं, तो लोग वहां बदलाव चाह रहे हैं। इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ बीजेपी की राफिया नाज भी फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। हर तरफ जश्न का माहौल है और बीजेपी में जश्न का माहौल है। राफिया जी, क्या कुछ कहेंगी आप इस बंगाल में बड़ी जीत पर और आसाम में वापसी पर?
देखिए, बंगाल की जीत और असम की वापसी जो है, ये जो जीत है जनता की जीत है, जनता के मैंडेट की जीत है। जिस तरीके से कांग्रेस और इनकी अलायंस ने 60 साल में देश को लूटा, तो जनता जानती है कि अगर इनकी अलायंस की सरकार आती है तो किस तरीके से मौत, हिंसा, महिला की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था संबंधित कोई भी कार्य नहीं होंगे। तो ये जो जीत है, ये वो तो जवाब है। जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के पास होने को लेकर 16 अप्रैल को उन्होंने मेज पे नहीं, हर एक मातृ शक्ति के मुंह पे तमाचा मारा था, तो यही मातृ शक्ति आज इंडिया अलायंस, टीएमसी, कांग्रेस और इनकी गठबंधन के मुंह पे तमाचा मार रही है। और आप देखिए ना, कितनी आश्चर्य की बात है कि ये अलायंस आपस में ये वफादार नहीं है। ये झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में ये एक दूसरे के दुम लग्न कहा जाए तो चोर चोर मौसेरे भाई बनकर के घूम रहे हैं। वही आप अगर दूसरे राज्य में देखें, असम में देखें, तो ये एक दूसरे को, कांग्रेस और जेडीएस एक दूसरे को गाली देते हुए दिखते हैं। अगर आप बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी ये एक दूसरे की गाली देते हुए दिखते हैं। तो ये सिर्फ सत्ता के भोगी है, सिर्फ सत्ता की भोगने की लालसा रखने वाले लोग हैं। और जनता इस चीज को भली बात ही जानती है कि जो पार्टियां आपस में वफादार नहीं है, जिनकी अलायंस ही आपस में वफादार नहीं है, तो वो आपस में वफादारी क्या दिखाएंगे। और सोचिए, सबसे बड़ा मुद्दा जी, जिस तरीके से आर्टिकल कॉलेज में मेडिकल की छात्रा के साथ निर्मम हत्या कर दी जाती दुष्कर्म के बाद, पूरा जो देश की जो अंतरात्मा है वो झोर करके रख दी जाती है। पर ये कांग्रेस और इनकी अलायंस है, वो चुपचाप बैठी रहती है। और वही दूसरी तरफ ये लोग मंच से बाहरी और भीतरी का जो नारा लगाते हैं, तो ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि ये बाहर से आए हुए लोगों को आरक्षण देते हैं, पर भारतीय नागरिक को बाहरी और भीतरी कह के कोट करते हैं। और बिल्कुल राफिया जी, कहा जा सकता है कि महिलाओं ने जिस तरह से भूमिका निभाई है वो उल्लेखनीय है। और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि आरजीकर मामला जो हुआ था, इसने महिलाओं को उद्वेलित करने का काम किया था। और लगता है खासकर बंगाल में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और वही दिखाई भी दे रहा है। जी बिल्कुल। और जो ये आप देखेंगे कि पिछले जो इनकी जो सरकार रही है, केंद्र में मनमोहन जी की सरकार और टीएमसी की सरकार जो बंगाल में रही थी, आप देखेंगे किस तरीके से ये बूथ तक लूट लिया करते थे। और वहां पे अभी भी स्टिल वहां पे जो महिलाओं की सुरक्षा संबंधित कोई कार्य नहीं हो रहे। जो बेसिक नीड्स की जो वहां पे पॉलिसीज होगी, उन पॉलिसीज को टीएमसी के गुंडे बेचने का कार्य करते हैं। अगर कोई वहां पे देश की बात करे या फिर राष्ट्रवादी भावना रखे, उनको ये लोग जान से मारने तक भी पीछे नहीं हटते। यहाँ तक जो टीएमसी के लोग हाल ही पकड़ाए हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो पॉलिसीज है, पॉलिसीज लेकर के जगह ये लोग पॉलिसी बेचने का कार्य करते हैं। तो जनता भली भांति जानती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग और डिलिस्टिंग का काम करते हैं। जिस तरीके से ये झारखंड में लिस्टिंग डिलिस्टिंग की महिला सम्मान योजना को ला करके नारियों का इन्होंने अपमान किया। वोट के एक दिन पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लाते हैं, वोट के एक दिन पहले ये लोग महिला सम्मान योजना लाते हैं झारखंड में। और जैसे ही इनको वोट मिल जाता है, महिला सम्मान योजना में जो महिलाएं योग्य होती है उन्हें अयोग्य बता करके ये लिस्ट से हटा देते हैं। तो ये जो रोना हेमंत जी और कल्पना जी महिला सम्मान योजना को लेकर के असम में रो रहे हैं, ये रोना असम की जनता भली भांति जानती है कि जो हार झारखंड में इन्होंने बना करके रख दिया, चाहे वो अब कल की दुर्घटना देख ले कि कल ही झारखंड में एक महिला और एक बच्चा जन्म के क्रम में टॉर्च से ऑपरेशन के कारण मर गया। तो असम और जो बंगाल की जनता ये भली भांति जानती है कि अगर इनकी सरकार आएगी तो जिस तरीके से झारखंड को खाट पे ला करके इनकी अलायंस में रख दिया, उसी तरीके का हार ये असम और बंगाल को बना करके रख देंगे। चलिए राफिया जी, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी की प्रवक्ता राफिया नाज और शोभा जी भी हमारे साथ हैं। शोभा जी, हम यही बात कर रहे थे कि देखिए महिलाओं ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है बंगाल में, वो अभूतपूर्व है। जिस तरह से वहां के माहौल थे, जिस तरह के हालात थे, इसके बावजूद महिलाओं का सड़क पर उतरकर छोटी छोटी बातों पर विरोध प्रदर्शन करना, अभी फालता की ही घटना हो या फिर ये कहा जा सकता है कि महिलाएं वहां की मुखर थी और पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर चुनाव प्रक्रिया में हम जो लाइनों को भी देख रहे थे वोटिंग के दिन भी, तो महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में लाइनों में लगी हुई थी और हर किसी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।
जी, ये आपने सही कहा। महिलाओं को आप देखे होंगे कि आरजे जो मेडिकल कॉलेज एक डॉक्टर के साथ इतना गलत होता है और उसको भी बचाने का काम वहाँ के प्रशासन और वहाँ की सरकार करती है। एक तरह से महिलाओं के दिल में ये डर बैठ गया कि जब डॉक्टर, इंजीनियर और वहाँ ऑफिसर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित होंगे। और जब आपने देखा होगा कि बाहर जो काम करने वाले लोग, हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे होटल में पता चला कि यहाँ के वेटर जो खाना बनाने वाले बंगाली लोग थे, वो सारे लोग घर वापस चले गए। तो कारण था कि इस बार हम लोग सरकार को बदलेंगे, अपना एक एक वोट को देंगे और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी सरकार को वहां पे लाएंगे ताकि अराजकता से छुटकारा मिल सके। और महिलाओं की बात आपने कहा तो इसलिए महिलाएं आगे थी, ऐसे भी बंगाल में महिलाएं बहुत आगे हम शुरू से रही हैं। और वहां पे क्या है कि अगर कोई भाजपा का झंडा लेके कोई कार्यकर्ता, जो पुरुष कार्यकर्ता आगे आते थे, उनके साथ मारपीट करना, उसको जेल भेज देना, उनकी हत्या की धमकी देना, बहुत तरह का ये डर और भय का माहौल था। लेकिन महिलाएं हमेशा लड़ते रहती हैं और जुझारू रहती हैं, तो उनको लगता था कि चलो हम ही लड़ेंगे, हम ही मरेंगे, कह के वो आगे निकलती थी। तो बंगाल में महिलाओं का रुझान के चलते ये संभव हो पाया बदलाव, नहीं तो वहां अराजकता की जो स्थिति है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ अलग उनका जो ममता सरकार का था, अलग अपना कानून था, और एक जो इंडियन है उनके साथ अलग एक था। तो वो एक तरह से वहां के बिल्कुल राकेश जी, देखिए रत्ना देवनाथ की बात की जाए पानीहाटी से, तो वो जिस तरह से चुनाव अभियान में जब घूम रही थी तो उन्हें एक अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा था। और वो जहां जाती थी, जो छोटी छोटी बच्चियां होती थी, उन्हें पैर छूकर प्रणाम कर रही थी। उन्होंने जो हौसला दिखाया था, ये भी कहीं ना कहीं अंडर करंट की तरह उन इलाकों में काम कर रहा था। देखिए, पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। आरजीकर पीड़िता की माताजी हैं, रत्ना देवनाथ पानीहाटी से चुनाव लड़ रही थी। और खास बात यह है कि उन्होंने बताया था कि उन्होंने खुद बीजेपी से आग्रह किया था कि उनको टिकट दिया जाए। वो एक लड़ाई लड़नी चाहती थी अपनी बेटी के लिए और बाकी की लड़कियों के लिए, तो बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और वो चुनावी मैदान में उतरी। और आपको अभी तक जो रुझान दिख रहा है, इसमें रत्ना देवनाथ जो है वो आगे चल रही हैं। अब ये बढ़त आखिर तक रहती है नहीं रहती है, क्योंकि उनका मुकाबला जो वहाँ के कई बार के विधायक हैं जो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे से है। तो ये मुकाबला वहाँ पर उनके लिए भी कोई आसान मुकाबला नहीं है। पानीहाटी तृणमूल का गढ़ है और उस गढ़ में जाकर जो है रत्ना देवनाथ बेहतर कर रही हैं। तो ये एक चीज दिखाती है कि वहां पर लोगों का एक समर्थन मिल रहा है। और जब आप उनकी कैंपेनिंग देखिएगा तो कई ऐसे पल आए जब वो भावुक हो गई, कई ऐसे पल आए जब जिनसे वो मिल रही थी वो भावुक हो गई और हो गए। छोटे छोटे बच्चे, जैसा आपने बताया कि उनका पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। तो ये सारी चीजें, और इससे एक संदेश भी जा रहा था। बेटर होता कि अगर रत्ना देवनाथ के खिलाफ अगर तृणमूल कोई कैंडिडेट नहीं देता, तो मुझे लगता है इसका एक फायदा हो सकता था स्ट्रैटेजिकली। लेकिन चूंकि वो तृणमूल का गढ़ था, तृणमूल को भरोसा था कि जो भावनाएं हैं लोगों की वो तात्कालिक हैं, जो उनके समर्थक हैं उनको वोट करेंगे। लेकिन इस बार, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि पश्चिम बंगाल में अगर आपको सत्ता में आना है तो प्रेसिडेंसी इलाके में बेहतर करना होगा, जहां पर कि 108 से 112 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार 96 सीटें टीएमसी के पास थी, 10-12 सीटें ही बीजेपी वहां पर निकाल पाया था। तो इस बार प्रेसिडेंसी इलाके में बीजेपी ने पेनिट्रेट किया है। और जब आप प्रेसिडेंसी इलाके में पेनिट्रेट जब करेंगे, वहां पर उसको सत्ता का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो वो सत्ता का प्रवेश द्वार जो है, वहां पर एक आप नॉक वाली स्थिति जो कि पिछले चुनाव में थी, लेकिन नॉक तो था, वो एंट्री नहीं मिली थी। आप देखिएगा हावड़ा में, कोलकाता में, हुगली में बीजेपी के सीटों की संख्या 2021 में 0 थी। तो
तो आप वहां से आगे बढ़ते हैं साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, ये जो इलाका है, ये जो 5 जिलों की मैं बात कर रहा हूं, जहां 108 से 112 सीटें हैं, वहां पर आपको बेहतर करने की दरकार थी। तो इस बार बीजेपी ने वहां पर पेनिट्रेट किया है। हालांकि अभी भी जब आप टैली देखेंगे, ओवरऑल बढ़त इस इलाके में आपको तृणमूल की ही दिखेगी, लेकिन बीजेपी का पेनिट्रेशन हुआ है। जहां शून्य था वहां से बीजेपी बढ़ता चला जा रहा है। और जब प्रेसिडेंसी इलाके में बीजेपी बेटर करता है, और जो उसका स्ट्रांग होल्ड था नॉर्थ बंगाल का इलाका, जहां की पिछली बार भी उसने जो है 53 में से 30 सीटें जीती थी, इस बार उसने वहां पर एक लहर जैसी स्थिति बना दी और नॉर्थ बंगाल जो है उसका मजबूत किला बनकर उभरा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो रार बंगाल में भी, जंगल महल के इलाके में भी जो है बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बीरभूम का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, वो तृणमूल के लिए स्ट्रांग होल्ड का था, लेकिन वहां कांटे का मुकाबला चल रहा है 4-3 का। तो ये चीजें बताती हैं कि बीजेपी को एक समर्थन तो मिला है उनकी नीतियों की वजह से, लेकिन एक बात यह भी है कि ममता बनर्जी के 15 सालों का एक एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को अब तक जो है वहां पर मिला है। और इस बार एक परिवर्तन की बात जो जनता पहले कहने से डरती थी, इस बार भी दबी जुबान से ही सही, कैमरा ऑफ होने के बाद ही सही, वो कहते हुए दिखते थे कि परिवर्तन तो चाहिए। और वो परिवर्तन जो है अब दिख रहा है, चूंकि आंकड़े अब स्टेबल हो रहे हैं। और स्टेबल क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। जो ब्रैकेट 160 से 70 का था वो 165 से 175 का हुआ, और अब वो ब्रैकेट बीजेपी का बढ़ के 175 से 185 के बीच जा रहा है। मतलब ये है कि बीजेपी आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है और तृणमूल जो है वो पीछे की ओर आ रहा है। उसका ब्रैकेट जो 120 से 25 का था वो अब 105 से 115 के बीच में पहुंच रहा है। तो पश्चिम बंगाल में अब ऐसा दिखने लगा है कि परिवर्तन संभावित है, ज्यादा संभावना है कि वहां पर सरकार पलटेगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, और यहां पर बीजेपी के लिए जो है सत्ता में आना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री की अंग बंग और कलिंग में जो बंग बच गया था, वहां पर भी जो है अब बीजेपी सत्तासीन होने जा रही है, ये दिख रहा है उदय। और बिल्कुल देखिए, अब आप आंकड़े बता दें, 183 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई है, जो रुझान आ रहे हैं। और टीएमसी का आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।